नमस्कार. मी ॲडव्होकेट सतनाम सिंग राजगोत्रा, ठाणे सहकार वकील संघटनेचा अध्यक्ष या नात्याने सर्व प्रशिक्षणार्थी यांचे व माझे वकील बंधूंचे सदर सत्रात स्वागत करीत आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ यांच्या सहकार्याने ठाणे सहकार वकील संघटना हे सत्र आयोजित करत असते. आजच्या सत्रात श्री चंद्रकांत निकम जे सहकार क्षेत्रातील वकील आहेत, तसेच ते स्वतः ऑथराइज ऑफिसर म्हणून 77-98 काम पाहतात व 83-88 मध्ये सुद्धा चौकशी अधिकारी म्हणून कामकाज करतात. आजचा विषय सुद्धा महत्वपूर्ण आहे. कलम 77-98 संस्थेवर प्राधिकृत अधिकाऱ्याची नियुक्ती, तसेच इतर विषय आहेत. विषय सुद्धा महत्वाचा आहे. म्हणून मी श्री ॲडव्होकेट चंद्रकांत निकम यांना विनंती करेन की कृपया सत्र सुरू करावे. ही नम्र विनंती. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. नमस्कार. सर्वप्रथम मी ठाणे बार कोऑपरेटिव्ह असोसिएशनचे धन्यवाद मानतो की आज त्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रभर आपल्या कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीमधील स्पेशली हाऊसिंगचे जे काही प्रोव्हिजन्स आहेत त्याच्याबद्दल प्रत्येक सभासद, ऑडिटर्स, अकाउंटंट, मॅनेजर यांच्यापर्यंत कायद्यातील सर्व दृष्टिकोनातून लीगली पद्धतीनं कायदेशीर मार्गाने त्याचसोबत प्रॅक्टिकल ह्या सर्व गोष्टींचं मार्गदर्शन गेले 10 दिवस देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यापर्यंत ऑनलाईन लेक्चर्स चालू आहेत संपूर्ण महाराष्ट्रात. त्यामध्ये आणि आपला ठाणे कोऑपरेटिव्ह असोसिएशनचा जो लेक्चर आहे त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात फरक आहे. जर आपले काही काही सभासदांनी इतर लेक्चर्स ऐकलेत त्या लेक्चर्समधून आणि आपल्या लेक्चर्समधून मोठ्या प्रमाणात व्हेरियन्स आहे. जे लोक आजपर्यंत लेक्चर देत आहेत त्यात कायद्याचा कमी भाग असतो आणि प्रॅक्टिकलचा असतो. आणि आपलं जे ठाणे ॲडव्होकेट असोसिएशनचं जे काम चालू आहे त्यामध्ये दोन्ही मार्ग चालू आहेत. प्रॅक्टिकल केस क्रिएट होताना काय प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतात किंवा काही प्रश्न विचारले जातात, आणि दैनंदिन हाऊसिंग सोसायटी चालवताना किंवा कोऑपरेटिव्ह संस्था चालवताना आपल्याला काय प्रॉब्लेम्स येतात, त्याचे सोल्युशन कसे आहेत आणि त्यातले कायदेशीर मार्ग काय आहेत, हे सर्व आपले जे ॲडव्होकेट्स आहेत हे खूप मोस्ट सिन्सिअरली आणि त्यांचे प्रॅक्टिकल बोल आहेत किंवा प्रॅक्टिकल अनुभव आहेत ते आजपर्यंत आपल्याला सर्वांना मार्गदर्शन करत आलेत. सर्वप्रथम मी ॲडव्होकेट सतनाम सरांचं धन्यवाद मानतो की आज मला त्यांनी आपल्या प्लॅटफॉर्मवर बोलण्याचं एक किंवा मार्गदर्शन करण्याचं एक अनुभव शेअर करण्याचा आज जो मला चान्स दिलेला आहे त्याच्याबद्दल मी त्यांचं धन्यवाद मानून आजच्या लेक्चरला मी आपल्या सुरुवात करत आहे. तर आजचा लेक्चर आपल्याला सर्वांचा एक जिव्हाळ्याचा विषय आहे की 2 विषय ह्यातले वेगवेगळे आहेत. एक सेक्शन 83 to 88 हा एक सेक्शनचा पार्ट आहे. त्याच्यामध्ये जे चौकशीच्या प्रकारचं त्याच्यामध्ये सर्वसामान्य इन्क्लुडिंग ऍक्टिव्हिटीज आहेत, आणि एक आहे 77A to 79A. हा एक जो रजिस्टरना किंवा DDRना जे पॉवर्स आहेत की एखाद्या संस्थेवर नियंत्रण करण्याचे त्या पॉवरच्या संदर्भातला आहे. तर आपण सुरुवात करूया 83च्या सेक्शननी, कारण का हा विषय खूप महत्वाचा आहे. कारण का ह्याच्यावरच FIR होणे जी आपण 146 मध्ये प्रक्रिया होती ती महत्वाची आहे. त्यामुळे आपण 83 वर जास्त फोकस करूया, कारण का 77A हे बहुत लोकांना त्यांच्या हातात ऑर्डर्स असल्यामुळे त्याचा अनुभव आलेला आहे, पण तो पण आपण इन्क्लूड करू. पण 83 वर माझा जास्त फोकस आहे आणि 88च्या पार्टवर, कारण का ह्या बाबत थोडंसं मी माहिती करण्याचा प्रश्न बघितला तर काही लोकांना याच्याबद्दल थोडंसं अनुभव म्हणा किंवा काही व्हिडिओज कमी आहेत. तर सर्वप्रथम महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 त्यामध्ये निबंधकांनी चौकशी करणे म्हणजेच कलम 83. तर कलम 83 बद्दलचं आपण थोडंसं चर्चा करूया. त्याच्या आधी 83 म्हणजे काय, तर निबंधकांना अधिकार असतात की ते नियुक्ती करण्याचे, म्हणजे एक कोणत्याही संस्थेचं एखादं तक्रार अर्ज आलेला आहे तर त्या तक्रारीत किती सत्यता आहे
हे निबंधकांना किंवा डीडीआरना लक्षात येत नाही, त्याबद्दलचं डिटेलमध्ये इन्फॉर्मेशन भेटत नाही. एखाद्या संस्थेने एखादी तक्रार रजिस्ट्रारकडे केली तर रजिस्ट्रार साहेब जे आहेत आपल्याकडे ते पूर्ण गोष्टीचा चौकशी करू शकत नाही. त्यासाठी त्या हिअरिंग संपल्यानंतर मग ती तक्रार अर्ज जो पण जातो तो संपल्यानंतर त्या हिअरिंग मध्ये प्रामुख्याने काही महत्वाचे लॉच्या दृष्टिकोनातून, कायद्याच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचे काही प्रश्न क्रिएट होतात. तर ते ओके, मला असं वाटतंय की काही लोक हिंदीमध्ये रिक्वेस्ट करतायत. तर मैं हिंदी भी यूज करूंगा सर, लेकिन जो अपना हाउसिंग सोसाइटी का लॉ है ये ज्वाइंट रजिस्ट्रार हो या डीडीआर के पास अपना मराठी में चलता है, कोऑपरेटिव कोर्ट में मराठी चलता है, इसलिए ज्यादा करके मैं मराठी का यूज करूंगा. लॉ भी अपने बुक्स है वो मराठी के है, हिंदी के बुक्स अपने पास नहीं है. बट आई विल ट्राय एज हिंदी ऑल्सो, इंग्लिश ऑल्सो. बट माझं जे लेक्चर असेल मोस्टली ते मराठीत असेल, कारण का मराठीमध्येच हिअरिंग चालतात इथे सहनिबंधक कार्यालयामध्ये, आणि ड्राफ्टिंग वगैरे मराठीतले होती, त्यामुळे मी मराठीचा जास्त करून उपयोग करेन. हरकत नाही, मध्ये हिंदीचा पण काही मी भाग वापरण्याचा प्रयत्न करतो. तर सर्वसामान्यपणे आपल्याकडे सहनिबंधक कार्यालयामध्ये कोणतीही तक्रार जाते, त्या तक्रारीमध्ये आपल्याला प्रामुख्याने ती कितपत कायद्याच्या दृष्टिकोनातून बरोबर आहे की नाही आहे हे निबंधकांना डिसिजन घ्यायचा असतो. तर निबंधक चौकशी अधिकारी कधी नियुक्त करतो हा पहिला सगळ्यात आहे. म्हणजे सेक्शन 83 मध्ये 1 जो आहे आपला, ते निबंधकांना, तर सर्वप्रथम 83(1) ची प्रोसेस ही मोस्टली इट इज हैपनिंग, रजिस्ट्रार खुद सू मोटो बोलते हैं, वो बेसिस पे ले सकते हैं. मतलब सेक्शन 83 में 1 में 1 ये है कि रजिस्ट्रार सू मोटो he can start for inquiry under section 83. This is one part. Second है, कई संस्था में 1/5 लोगों का रिटर्न में एप्लीकेशन जाता है और उसमें कई सारे ऑब्लिगेशंस या कई सारे लोगों का क्वेश्चंस क्रिएटेड होता है कि वायलेशन जगह हुआ है. उसके लिए 1/5 लोगों का मेंबर्स का रिक्वेस्ट जाती है, तो रजिस्ट्रार अपना अंडर सेक्शन 83 इंक्वायरी ऑफिसर क्रिएट करता है. और तीसरा एक होता है कि आपको मालूम है सेक्शन 81 में ऑडिट होता है, तो 81 में 5th B जो उसमें एक ऑडिटर अपना स्पेशल रिपोर्ट देता है ऑडिट का, उसके बेसिस पे इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंटमेंट हो सकता है. तो जो अपना इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंटमेंट की प्रोसीडिंग ये 3 कारण से होता है. पहला, सू मोटो रजिस्टर कैन टेक, उसमें कोई एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं होती है. रजिस्ट्रार को कहीं ऐसा लगता है कि एखादी सोसाइटी में वायलेशन हुआ है और ज्यादा करके वो सोसाइटी तकलीफ में आगे जाके होने वाली है, तो सू मोटो रजिस्ट्रार कैन स्टार्ट फॉर इंक्वायरी अंडर सेक्शन 83. सेकंड, इफ any members 1/5 members has given a request letter to registrar DDR, then it will be start. And third, स्पेशल सेक्शन 81 में ऑडिट होता है और उसमें सेक्शन 81 में 5th B का जो स्पेशल रिपोर्ट आता है कई पॉइंट पे, ऐसे बेसिस पे रजिस्ट्रार कैन अपॉइंट पैनल इंक्वायरी ऑफिसर एंड दे कैन स्टार्ट इट. तो पहला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये बेस हो गया. अभी कौन होता है इंक्वायरी ऑफिसर? तो अपना जो भी डीडीआर है या जॉइंट रजिस्ट्रार्स है, उनका एक खुद का पावर्स में एक पैनल बनाते हैं. वो पैनल में जो भी एडवोकेट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वो अपने लॉयर्स अपने या गवर्नमेंट के उनके ऑफिसर खुद के होते हैं, उनके थ्रू 83 के इंक्वायरीज किया जाता है. तो 83 का रजिस्ट्रार या डीडीआर के पास एक खुद का उनके नियर बाय लोगों का एडवोकेट स्पेशल का पैनल बनता है, वही इंक्वायरी कर सकते हैं. कोई भी इंक्वायरी ऑफिसर अलग उससे ऑर्डर नहीं प्रोसीड होता है. मतलब उसका भी एक, जैसा ऑडिटर का पैनल बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर का पैनल बनता है, इलेक्शन ऑफिसर का पैनल बनता है, वैसा ही इंक्वायरी ऑफिसर का पैनल क्रिएटेड होता है
उनके डीडीआर के या ज्वाइंट रजिस्ट्रार के लेवल पे। तो ये अपॉइंटमेंट हो गया। अभी तीसरी बात है, एक बार सेक्शन 83 की अपॉइंटमेंट क्रिएट हुआ तो उसमें क्या होता है, आप देखने के लिए जाएंगे कोई भी अपॉइंटमेंट के ऑर्डर्स क्रिएट होते हैं, जैसे आपकी हियरिंग खत्म हो गई है या इन बिटवीन भी रजिस्टर को लगता है तो वो 83 की इंक्वायरीज की ऑर्डर देता है। तो इसमें जॉइंट रजिस्टर के पावर्स क्या होता है, निबंधकांचे अधिकार जनरली काय असतात, तर जनरली जे निबंधकांना 83 मध्ये अधिकार दिलेले आहेत त्यामध्ये निबंधक समोरच्या व्यक्तीला, जे तक्रारदार आहे त्या व्यक्तीला आपली काही अनामत जी काही अमाऊंट आपल्याला एक्सपेन्सेस एक्सपेक्टेड असतो, मे बी इट इज 15,000, 20,000, 25,000 मॅक्झिमम एवढीच असते, याच्यापेक्षा जास्त मोठी नसते हाऊसिंग मध्ये, पण जी 15 to 25,000 अमाउंट आहे, दिस अमाउंट as a security deposit the complainant has to be deposit in गवर्नमेंट अकाउंट। मतलब जैसे ही आपके हाथ में ऑर्डर्स आएगी, ये ऑर्डर्स आने के बाद आपका सबसे पहला उसमें मेंशन होता है वो अमाउंट किसने भरना है। मैक्सिमम जो तकरारदार होते हैं, कंप्लेंटर होते हैं, उसके नाम से ही बोला जाता है कि वो अमाउंट वो रिजर्व बैंक के अकाउंट में भरने के लिए। तो ये पहली एक्शंस होती है और ये अधिकार है सहनिबंधक को कि किसको भरने का, देने का, कितना अमाउंट भरने का, ये पूरा का पूरा अधिकार होता है सहनिबंधक का। ये होने के बाद ये आदेश हो गया, उसके साथ क्या होता है, अभी तकरारदार ने समझो एग्जांपल 15,000 या 25,000 डिपॉजिट किया, अभी वो उसको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये होता है सहनिबंधक को ऐसा लगता है ये इंक्वायरी के टाइम पे कि एक ऑफिसर को भरा है अमाउंट और वो जो कंप्लेंट किया है वो कंप्लेंट में कुछ उसको फाउंड हुआ है, जो भी जिसके संस्था के विरोध में है या जिसके भी विरोध में, उसके विरोध में कई उसको फाइन्स मिलते हैं कि इसमें लॉ का वायलेशन हुआ है या वो मेंबर के ऊपर अन्याय हुआ है, ऐसे ग्राउंड लेवल पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ, एविडेंस के साथ मिलता है, तो रजिस्ट्रार इमीडिएटली वो 15,000 या 25,000 जो भी भरा है वो जो तकरारदार ने भरा है उसको रिटर्न किया जाता है, इमीडिएटली किया जाता है। या तीसरा ये है, ऐसा वो जो कंप्लेंट में प्रॉब्लम्स दिखाया है या वायलेशंस पॉइंट दिखाया है वो फाइंडिंग्स नहीं है, उसको पुरावा या एविडेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें कुछ है, वायलेशन हुआ है, उसमें कोऑपरेटिव एक्ट के वायलेशंस हुआ है, बायलॉज के वायलेशंस हुआ है, आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसमें वायलेशन हुआ है, लेकिन पुरावा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे बेस पे रजिस्टर वो जो अमाउंट है वो अपने अकाउंट से रिटर्न करने के भी प्रोविजंस अपने सेक्शन 83(4) में प्रोविजन किया है, मतलब सॉरी 83(5) में, मतलब ऐसा खर्च संस्था से नहीं लिया जाएगा, गवर्नमेंट के तरफ से होता है, बहुत रेयर केस ये होती है, लेकिन इसमें प्रोविजन में लिखा है। और एक प्रोविजन इसमें है सेक्शन 83(4) की, कि कोई ऐसा कंप्लेंट किया है और जिसमें ऐसा लग रहा है कि सच में ये सोसाइटी ने वायलेशन किया है, कमेटी मेंबर ने वायलेशन किया है, ऐसे टाइम पे वो जो भी एक्सपेंसेस है वो रजिस्ट्रार वो सोसाइटी से रिकवर करने के लिए नोटिस भेजता है और वो अमाउंट जो कंप्लेंटर है उसको रिटर्न किया जाता है। तो ये सब पूरा अधिकार किसको है, अपने जो निबंधक होते हैं या ज्वाइंट रजिस्ट्रार होते हैं, ये पूरा सेक्शन 83 में उनको पावर्स दिया गया है। तो अभी ये जो लॉस या वायलेशंस या जो भी उसका अधिकार है, ये अधिकार अपने को किधर से सेक्शन से मिला, सेक्शन 81 में भी मिला है, सेक्शन 83 में मिला है और सेक्शन 84 में भी मिला है। तो 81 में क्या है, कोई अकाउंट्स में वायलेशन हुआ है तो 81 में जाएगा, फाइनेंशियल कोई इरेगुलरिटीज हुआ है तो 81 में जाएगा। 83 में क्या होता है बेसिकली कि स्टैट्यूटरी हो, बेसिक लेवल हो, मतलब कुछ भी फाइनेंशियली रिलेटेड होना ऐसा कोई नहीं है, लॉ का जो भी किधर वायलेशन हुआ है वो सेक्शन 83 में होता है। और 84 में क्या होता है, रजिस्ट्रार के पास पावर होती है कि कोई भी बुक्स को वेरिफिकेशन करने का, मतलब उसको लग रहा है कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएटेड हुआ है और उनके पास ऐसे कोई
एविडेंस आ गया है तो ऐसी जगह पे 84 में सेक्शन में वो जाके चेक करने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये सब कभी करता है, ये सब उसमें कुछ एविडेंस मिलता है तो ही, जस्ट लगा करके नहीं होता है, उसको कुछ तो एविडेंस मिलना चाहिए तो ही ये सब प्रोसेस करने का रजिस्टर के पास ये होता है। मतलब ये पूरा जॉइंट रजिस्टर के पावर्स में क्रिएटेड है। लेकिन ये करते समय नेचुरल लॉ का भी जरूर ख्याल रखना चाहिए। सामने वाले को आरोप सिद्ध करने के लिए या उसको कुछ उसकी बातें रखने के लिए टाइम देने की जरूरत है। ये ऐसा विदाउट नेचुरल लॉ कोई आदेश होता है तो वो इनवैलिड करके किया जाता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि 83 के प्रोसेस में डॉक्यूमेंट, मतलब एक समझो आई एम इंक्वायरी ऑफिसर, तो मैंने कैसी शुरुआत करना चाहिए। कई सारे मैं देखता हूं कि 6-6 साल 2-2 साल इंक्वायरी हो रही है, 1 साल इंक्वायरी हो रही है। ऐसा नहीं है। इंक्वायरी ऑफिसर को 6 महीने का वैलिडिटी टाइम दिया जाता है। पहला 3 महीना होता है, एक्सटेंशन 3 महीना होता है। स्पेशल कुछ केस होते हैं तो उसमें रजिस्ट्रार के पास पावर्स है, वो इंक्वायरी ऑफिसर का पीरियड बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी कोरोना का, कोविड का जो 19 का प्रॉब्लम है, ऐसे काल में वो उनका 6 महीने से भी ऊपर बढ़ाने का उनका पावर्स रजिस्ट्रार के पास रहता है। तो इसमें बेसिकली टाइम आपने देखने के लिए जाएंगे तो 6 महीने का टाइम दिया गया है। सेक्शन 83 में आपको एक बार ऑफिसर अपॉइंटमेंट किया तो रजिस्ट्रार को पावर है कि उसको बदलवाने का। मतलब एग्जांपल एडवोकेट चंद्रिका निकम को एज अ श्री गणेश कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में दिया है तो उसको बदलने का पूरा अधिकार सहनिबंधक को है। वो कभी भी इन बिटवीन चेंज कर सकते हैं, उनको जो भी कुछ लगते हैं उसके बेसिस। दूसरा, ये इंक्वायरी ऑफिसर एक बार ऑर्डर आ गया तो पहला वो प्रोसीड करता है कि वो ऑर्डर लेके अपना जो कंप्लेंटर है उसको भेजे और उसको पहला बोले कि ये जो XYZ अमाउंट भरने के लिए आदेश दिया है उसका भर के उसकी रिसिप्ट सहनिबंधक कार्यालय में जमा करे। ये क्यों मैं बोलता हूं, कई सारे केसेस हम लोग देखते हैं कि इंक्वायरी तो क्रिएट होती है लेकिन जो इंक्वायरी ऑफिसर का कॉस्ट होता है वो रिकवर करने के लिए बहुत सारी बड़ी प्रोसीडिंग करनी पड़ती है। तो वो नहीं हुए, इसलिए इंक्वायरी ऑफिसर पहला अपना जो कंप्लेंटर है उसके पास अपना एक लिखित में नोटिस भेजता है और वो पैसा भरने के लिए बोला जाता है। दूसरा, वो जो एक बार पैसा भर गया डिपॉजिट अमाउंट, ये डिपॉजिट होता है। मैं ये एक्सपेंसेस जो भी बताया गया है उसमें 15 या 25,000 जो कंप्लेंटर है वो एज अ डिपॉजिट करके होता है। वो कोई एक्सपेंडिचर के जब तक उसका लास्ट हियरिंग होके कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो डिपॉजिट करके क्रिएटेड होता है। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटीज होती है कि एक बार इंक्वायरी ऑफिसर ने नोटिस भेज दिया, पैसा जमा हो गया, उसके बाद सामने जो भी कंप्लेंटर सोसाइटीज है उसको प्रॉपर नोटिस भेजे। वो नोटिस में अपना जब भी सेक्शन 83 का अपने पास ऑर्डर मिलता है इंक्वायरी ऑफिसर के पास, उसमें स्पेसिफाइड पॉइंट्स लिखा गया रहता है। वो पॉइंट के अलावा इंक्वायरी ऑफिसर को इंक्वायरी करने का अधिकार रहता है लेकिन वो लिमिट में करना उचित रहता है। कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि उसके रिलेटेड पॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं, इसलिए उसका जो दायरा है वो अपना रजिस्ट्रार के परवानगी से वो दायरा अपना बढ़ा सकता है। वो अधिकार रजिस्ट्रार ने उनको दिया रहता है। लेकिन मैक्सिमम उसमें 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट स्पेसिफाइड मेंशन किया है, उसके बारे में अपना रिपोर्ट में सबमिट होना जरूरी है। तो ये जो कंप्लेंट में रजिस्ट्रार को कंसिडरेशन हुआ है कि ये पॉइंट पे इंक्वायरी होनी चाहिए, उसका स्पेसिफाइड उसमें लिखा जाता है। मेरा साउंड आ रहा है? कोई लोग डाल रहे हैं कि ऑडियो इज नॉट वेल। मैडम, हेलो। तो ये जो 83 में स्पेसिफाइड पॉइंट्स मेंशन किया है, ये पॉइंट्स ज्यादा करके उसके रिलेटेड इंक्वायरी ऑफिसर ने जो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी से
उसके बारे में उनका लिखित स्वरूप में नोटिस सर्व होना है। जो कंप्लेंटर है उसको भी नोटिस चला जाए। तीसरा, इसके साथ साथ इसके रिलेटेड जो भी पर्सन्स होते हैं उनको भी नोटिस देना जरूरी होता है। एक उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि एग्जाम्पल सेक्शन 81 में कोई क्वेश्चंस क्रिएटेड हुआ है ऑडिटर के ऊपर या कुछ, तो ऐसे जगह ऑडिटर को भी उसका नोटिस सर्व किया जाता है और उससे एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। क्योंकि इंक्वायरी ऑफिसर है, ये इंक्वायरी ऑफिसर मैक्सिमम अपने पास जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे ही इंक्वायरी करता है। कोई कुछ बोलता है वो कंसिडर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको एविडेंस लगाना जरूरी है। जो एविडेंस के साथ जो बातचीत होती है वो अपना सहनिबंधक रिपोर्ट में मेंशन होना पॉसिबल होता है। 83 में एक सबसे इंपॉर्टेंट होती है बातें कि एक बार इंक्वायरी ऑफिसर ने सामने वाले को नोटिस सर्व किया, उसको पर्टिकुलर टाइम दे दिया, उसके बाद भी कोई दफ्तर नहीं मिलता है, समझ नहीं देती है, तो ऐसे जगह पे वो इंक्वायरी ऑफिसर सेक्शन 80 में सहनिबंधक या डीडीआर के पास एक एप्लीकेशन करते हैं कि XYZ संस्था मेरे को जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है या कागजात है वो नहीं दे रही। तो ऐसे कंडीशन पे नहीं मिलता है, मैक्सिमम सोसाइटीज नहीं देते इंक्वायरी ऑफिसर को। ऐसे कंडीशन पे सेक्शन 80 की एप्लीकेबल हो जाती है। आपको सबको मालूम है सेक्शन 80 में एक बार सोसाइटी को डॉक्यूमेंट नहीं मिला करके कंप्लेंट जाने के बाद डीडीआर या जॉइंट रजिस्ट्रार वो संस्था को एक 7 दिन का मैक्सिमम नोटिस सर्व करती है। उसके बाद नहीं दिया तो जो भी जिला कलेक्टर है उनके पास एक रिक्वेस्ट लेटर जाती है, और वो जिला जो भी कलेक्टर के डिपार्टमेंट से जो भी आपका संस्था है उधर के नियर बाय पुलिस स्टेशन को, मतलब 3 स्टार रैंकिंग पुलिस ऑफिसर को उनके सामने उसका जो दफ्तर है वो कब्जा करने का अधिकार वो सेक्शन 80 के हिसाब से सहनिबंधक आदेश देता है। और वो जो ऑफिसर रहेगा 3 स्टार पुलिस ऑफिसर, उनके साथ में वो संस्था में विजिट होके वो पूरा का पूरा दफ्तर लिया जाता है। इसमें और एक मैं बात कहना चाहता हूं कि कई बार संस्था का कोई डॉक्यूमेंट है वो मिस करने का या उसमें छेड़छाड़ करने का ऐसा लग रहा है, तो रजिस्ट्रार कैन टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इमीडिएटली। ऐसा दफ्तर इमीडिएटली लेने का रजिस्ट्रार के पास अधिकार होता है। वो खुद का एक अपना स्टाफ लगा के वो दफ्तर कोई ऐसा मिस हो जाए या खराब हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए ऐसे कंडीशन पे लेने के अधिकार सहनिबंधक या डीडीआर को मिलते हैं। लेकिन ये बहुत कम होता है, मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी 3 स्टार पुलिस ऑफिसर आता है तभी मिलता है, उसके पहला बहुत कम में होते चांसेस मिलने के। अभी एक बार ये डॉक्यूमेंट आपके पास आ गए, इंक्वायरी ऑफिसर के पास आ गए, तो इंक्वायरी ऑफिसर सामने वाले दोनों को अपना बातचीत करने का या अपना रिप्लाई करने का टाइम देता है, और उसको ये नोटिस सर्व होता है। वो लीगली कोर्ट जैसा ही नोटिस होती है। ये नोटिस सर्व होने के बाद तकरारदार हो या सोसाइटी हो कुछ रिप्लाई नहीं देता है तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आपको इसके ऊपर कुछ बोलना नहीं है, जो अवेलेबल है वो डेटाबेस पे हम रिपोर्ट बनाने के लिए जा रहे हैं और वो आपको मंजूर है क्योंकि आपको स्पेसिफाइड टाइम दिया गया है। लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहता हूं 83 का इंपॉर्टेंस। 83 के बेसिस पे ही सेक्शन 88 एप्लीकेबल होता है। 88 मतलब क्या होता है कि सेक्शन 83 में एग्जाम्पल इंक्वायरी ऑफिसर ने बताया कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज इरेगुलरिटी हुआ है, फंड का अफरा तफरी हुआ है, रजिस्टर सर्टिफिकेट डुप्लीकेट
लॉ के वायलेशन करके दिया गया, ऐसे कोई टेक्निकलिटीज होती जिसमें गुन्हा नोंद होना जरूरी है, या फाइनेंशियल का कोई एक लिमिटेशंस क्रिएट करना है, उसमें पर्सन्स का लिमिटेशन क्रिएट करना है कि इसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, यह सब सेक्शन 83 के बेसिस पे ही 88 में रिपोर्ट बनता है। इसलिए 83 में अपना जो भी इंक्वायरी ऑफिसर है वो पूरा उसमें कंक्लूड इसमें क्या क्या सोसाइटी के वायलेशंस हुआ है। अभी 83 की एक बार अपना रिपोर्ट बन गया, इंक्वायरी ऑफिसर्स का फर्ज है कि जो भी रिपोर्ट बने वो एक कॉपी संस्था को देना फर्ज है और तकरारदार को, क्योंकि उनको बताया बिना वो सहनिबंधक को जाता है तो उसके बारे में मालूम होना मुश्किल होता है। तो सेक्शन 83 में वो प्रोविजन किया है कि उसका रिपोर्ट कॉपी निबंधक के साथ साथ कंप्लेंटर को भी और उसके भी मिलेगी। अभी सेक्शन 83 इधर एक बार रिपोर्ट हो गया, फिर वो रिपोर्ट एक्सेप्ट करने का कि रिजेक्ट करने का ये पूरा अधिकार, मतलब एक्सेप्ट तो होएगा ही, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई करने का कि नहीं करने का ये कार्रवाई अधिकार सेक्शन 83 के अंदर सहनिबंधक को दिया है। ये सेक्शन 83 के अंदर निबंधक उसमें जो भी कुछ मिलते हैं सीरियस है, इसमें कार्रवाई करने का जरूरी है, एफआईआर दाखिल होने के चांसेस है, उसके अंदर संस्था का कायदे का उल्लंघन डीपली हो चुका है, ऐसे एक्टिविटीज हुई है, ऐसे मिलते हैं फाइंडिंग्स, तो सेक्शन 88 का सहनिबंधक उसके ऊपर आदेश देता है। ये क्यों दिया जाता है 88 का? क्योंकि 83 में स्पेसिफाइड नहीं होता है कि XYZ ने वो एक्टिविटीज किया है, मतलब फ्रॉड किया है या इरेगुलरिटीज हुआ है या कितने अमाउंट का इरेगुलरिटीज हुआ है। ये सब डिसीजन लेने का काम है, ये काम अपना मोस्टली 88 में फाइंडिंग्स होती है, 88 में डिसीजंस लिया जाता है। तो 83 का रिपोर्ट सबमिशन होने तक इंक्वायरी ऑफिसर का कार्य चालू होता है। एक बार 83 में सबमिशन इंक्वायरी ऑफिसर ने कर दिया, उसका फीस बाद में रजिस्ट्रार अपने तरफ से, मतलब जो डिपॉजिट जमा है उधर के तरफ से, मतलब वो अकाउंट से, या संस्था को ऑर्डर देके या और माध्यम से वो इंक्वायरी ऑफिसर का उसका फीस लिया जाता है, उसका काम उधर फिनिश होता है, फिर सेक्शन 88 की कार्रवाई चालू हो जाती है। सेक्शन 88 में मैक्सिमम आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो 88 में 3 चीज का इंपॉर्टेंस होता है। सेक्शन 88 में एक बार रिपोर्ट आ गया तो वो रिपोर्ट के ऊपर, मतलब उसमें 81A का भी हो सकता है, 83 का भी हो सकता है या 84 का हो सकता है। ये जो भी प्राधिकृत अधिकारी बोलते हैं हम इसको, इंक्वायरी ऑफिसर को, वो प्राधिकृत अधिकारी ने जो रिपोर्ट दिया है उसके बेसिस पे 5 साल के अंदर टाइम लिमिट दिया है। 5 साल के अंदर पूरा फाइनेंस का हो या जो भी एफआईआर करने का हो या जो भी एक्टिविटीज करना है विद इन 5 इयर्स, इसके ऊपर कंप्लायंस करनी जरूर है। सेक्शन 88 में ये प्रोविजन किया है, सेक्शन 88 हो। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है कि इसकी लिमिटेशंस क्रिएट करने का अधिकार करने के लिए वापस निबंधक या जॉइंट रजिस्ट्रार एक ऑफिसर को सेक्शन 88 में ऑर्डर पास करते हैं। जैसे 83 की ऑर्डर होती है वैसे 88 की ऑर्डर होती है, लेकिन 83 में बेस जो 8 पॉइंट का होता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। 88 में 83 के साथ साथ और कुछ उसको मिलता है जो इंक्वायरी ऑफिसर ने अपने रिपोर्ट में मेंशन किया है। ये सबका 88 के रिपोर्ट पे वो जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो कंसिडर करके वापस नोटिस सर्व करना, वो जो प्रोसेस 83 के वो कंप्लीट करता है। 88 में और एक इंपॉर्टेंट है, ये रिपोर्ट में
स्पेसिफाइड होता है कि कितना अमाउंट का अफरा-तफर हुआ है, या कितने के बिल्स मिल नहीं रहे हैं, या शेयर सर्टिफिकेट की प्रोसीडिंग के वजह से क्या क्या नुकसान हुआ है, कौन से लॉ के वायलेशन हुए हैं, उसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई होना जरूरी है, उसके लिए कौन कौन जो कमेटी में है या उसके अलावा लोग जिम्मेदार है, वो सब का कंक्लूजन किया जाता है 88 के रिपोर्ट में। 88 रिपोर्ट बेस पे ही एफआईआर किया जाता है। 83 के रिपोर्ट पे एफआईआर नहीं होती है, वापस 88 की प्रोसीडिंग करनी इसलिए जरूरी है। अभी ये 88 का रिपोर्ट प्रोसीडिंग करने का है, सेक्शन 146 में ज्वाइंट रजिस्ट्रार अधिकार देता है कि एफआईआर करने का नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को। तो 88 में जो रिपोर्ट में मिला है वो बेसिस कंक्लूड स्पेसिफाइड होता है, ऑफिस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट होती है, उसमें उसके वायलेशंस के बारे में पूरा लिखा जाता है, और वो रिपोर्ट के बाद एफआईआर होती है। इसमें 83 और 88 का इतना दायरा होता है। इसके बेसिस पे 146 हो या बाकी कार्रवाई करने का क्या जरूरत है कि नहीं है, ये पूरा अधिकार होता है सहनिबंधक का या डीडीआर का। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, 83 के ऑर्डर्स मिल गया है या 88 के ऑर्डर मिल गया है, उसके ऊपर सेक्शन 152 में ये अपील करने का महाराष्ट्र शासन के पास जिसके अगेंस्ट हुआ है वो जा सकता है, और 152 में इसके ऑर्डर्स रिवीजन के लिए फाइल कर सकते हैं। ये प्रोविजन दिया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि सह निबंधक का आदेश आया तो आप कुछ नहीं कर सकते। मेंबर कैन गो टू अगेंस्ट दैट रिपोर्ट इन सेक्शन 152। ये पूरा अधिकार आपको दिया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 में सेक्शन 152 में। तो ये 81 हो गया, 88 हो गया और ये 152 हो गया। इसमें आपका चौकसी का कामकाज पूरा होता है, उसके बेसिस पे 146 की कार्रवाई चालू होती है। जो कुछ फाइंडिंग्स हो गया उसके साथ 147 को पेनलाइज क्रिएट होता है, मतलब उसमें 147 फिर बाद में एप्लीकेबल चल जाता है। सेक्शन 77A टू 79। अभी आप हाउसिंग सोसाइटी का स्पेसिफाइड देखेंगे तो सबसे आज के डेट में चल रहा है कि प्रशासक हमारी संस्था में लगा है और उसके बारे में ज्यादा चर्चा चालू है। तो हम ज्यादा नहीं बट छोटे से सेक्शन में बात करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, एक दिन भी चर्चा करने के लिए लेंगे तो भी कम है। सेक्शन 77A एप्लीकेबल होता है कभी, और प्रशासक आते हैं उसकी कैसी प्रोसीडिंग होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्योंकि मैं एज ए प्रशासक भी रह गया हूँ कई संस्था पे, एज ए इंक्वायरी ऑफिसर भी रह गया हूँ, तो हमको प्रैक्टिस और केसेस भी हम कोर्ट में फाइल करते हैं या जब भी हेयरिंग करते हैं तभी क्या क्या हमको प्रॉब्लम्स आती है या सॉल्यूशंस क्रिएट होना जरूरी पड़ता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़े टाइम में। तो सेक्शन 83 में प्रोविजन ये है, 77A में ये प्रोविजन है कि सह निबंधक को अधिकार दिया गया है। हम इसमें सह निबंधक इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं या ज्वाइंट रजिस्ट्रार ज्यादा बोल रहे हैं। ज्वाइंट रजिस्ट्रार का मैं इसलिए ज्यादा उच्चार करता हूँ क्योंकि हम सिडको में काम करते हैं। ज्वाइंट रजिस्ट्रार ऑफिस उधर क्रिएटेड बोलता है, सह निबंधक बोला जाता है या ज्वाइंट रजिस्ट्रार बोला जाता है। तो मैं आप लोगों को उधर अब जो थाना में करते हैं डीडीआर ऑफिसर होते हैं, और सिडको में जो ऑफिसर है वो ज्वाइंट रजिस्ट्रार होता है, सह निबंधक बोलते हैं। तो इसलिए मेरा प्रोनाउंस में ज्यादा आपको सह निबंधक आता रहेगा क्योंकि वही पोस्ट है, लेकिन इधर हम उसको ज्वाइंट रजिस्ट्रार बोला जाता है, उसका वो डेजिग्नेशन डिफाइन किया है लॉ में। तो सेक्शन 77A में प्रशासक आता ही कैसे है? ये प्रशासक आता है, इसमें 3 बड़ा एक्टिविटीज होती है आने का कारण। पहला एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कमेटी अपनी वर्किंग है वो कमेटी पे कोई बड़ा ऑब्लिगेशंस आया है,
बड़ा ऑब्लिगेशन मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, छोटा मोटा चलता रहता है। कोई भी संस्था कार्य करते समय कई सारे बेसिक वायलेशंस होते हैं, उसके ऊपर प्रशासक नहीं आता है। लेकिन जैसे बेसिकली मैं मानता हूं कि सेक्शन 81 का ऑडिट नहीं किया आपने, या सेक्शन 75 के साथ एजीएम कोई नहीं किया 30 सितंबर के पहला, ऐसे कई सारे बेसिक जो होना मैंडेटरी है वो नहीं होते हैं। ऐसे काल में प्रशासक उधर अपॉइंटमेंट किया जाता है, ये एक होता है। ये दोनों टाइप से होता है, सुमोटो लेते हैं या एप्लीकेशन आने के बाद लेते हैं। तो एक पहला इंपॉर्टेंट है, वो संस्थे में कमिटी ने वायलेशन किया है। दूसरा, प्रशासक कभी आता है कारण से जब भी एखादी संस्था में जो हमारा कोरम होना जरूरी है वो कोरम कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसमें कमेटी का कोरम इनकम्प्लीटेड है, इसलिए एमसी मीटिंग्स कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, और ऐसे कंडीशन में संस्था चलाना मुश्किल होती है, कोई भी कार्य करना मुश्किल होता है। ऐसे कंडीशन पे रजिस्ट्रार या डीडीआर उधर अपना प्रशासक अपॉइंटमेंट करते हैं। और क्या होता है प्रशासक अपॉइंटमेंट करने का, कई बार आप देखेंगे तो कई संस्था ने इलेक्शन ही नहीं लिया है ऑफिशियली, बस एजीएम में, जैसे हमारा 2014 का कायदा आया है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें इलेक्शन प्राधिकरण, निवडणूक प्राधिकरण है, उनके माध्यम से इलेक्शन लिया ही नहीं है। ऐसे जगह पे संस्था ऐसे कंडीशन पे चलाना मुश्किल होता है, इलेक्शन लिया गया नहीं है ऑफिशियल, ये कारण से निबंधक या जॉइंट रजिस्ट्रार सह निबंधक उधर प्रशासक का अपॉइंटमेंट किया जाता है। और एक कारण होता है प्रशासक अपॉइंटमेंट करने का, कई सारे संस्था में एक आधे सेक्रेटरी है, चेयरमैन है या कोई कमेटी मेंबर है, उसने बड़ा वायलेशन किया है, मतलब उसके ऊपर बड़ा आरोप हो गया है, और उसके बेसिस पे संस्था चलाना बहुत मुश्किल होती है। ऐसे लोगों के साथ डिसीजन प्रॉपर लिया नहीं जा रहा है, ऐसा कोई कंप्लेंट रजिस्ट्रार के पास जाता है तो उधर रजिस्ट्रार उनको निकाल के अपने प्रशासक का अपॉइंटमेंट करता है। ये सब सेक्शन 73 में प्रोविजन, 77A में प्रोविजन है। तो ये 77A में प्रोविजन, ये कारण से उधर कोई भी कमेटी हटा के प्रशासक लग सकती है। अभी प्रशासक लगाना मतलब कोई तो थर्ड पर्सन चाहिए, क्योंकि इसमें ये प्रोविजन है जो इलेक्टेड कमिटीज है या लास्ट कमिटीज है उसमें से किसी को भी लिया नहीं जाता है। तो उसमें से लिया नहीं जाएगा तो किसको दिया जाएगा, तो पहला एक उसमें प्रेफरेंस रहता है कि वही सेम बिल्डिंग में या सेम संस्था में मेजॉरिटी से कोई 3 लोगों का नाम चला जाता है रजिस्ट्रार के पास या डीडीआर के पास। मेजॉरिटी से मैं इसीलिए बोल रहा हूं, लॉ में ऐसा कोई जगह लिखा नहीं है 51% लोगों का आएगा तो ही रजिस्ट्रार अपॉइंटमेंट वो कमेटी होएगा, या 70% आएगा, ऐसा लॉ में कोई प्रोविजन है। और कोई भी एजीएम या कोई भी डिसीजन लिया जाता है मेजॉरिटी से कोऑपरेटिव में लिया जाता है, इसलिए मैं मेजॉरिटी एक्टिविटीज वर्ड बोल रहा हूँ। तो एक एग्जांपल 51% का कोई सिग्नेचर चला जाता है या 60% का सिग्नेचर चला जाता है, ये 3 लोगों का हम प्राधिकृत कमेटी बना लो, तो ये प्राधिकृत कमेटी बन जाती है। अभी इसलिए मैं प्राधिकृत बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया है, बदलाव आया है, उसमें कोऑपरेटिव को एक स्टेट लेवल का दर्जा दिया गया है। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल में ही उसका अमेंडमेंट हुआ है और उसमें प्राधिकृत वर्डिंग दिया है, प्रशासक करके वर्डिंग हटा दिया है। तो ये जब प्राधिकृत कमेटी होती है, समझो ऐसा प्राधिकृत कमेटी नहीं कर सकता है, उनके पास ऐसा कोई एप्लीकेशन आया नहीं है और ऐसे लोगों का चुनना मुश्किल है, ऐसे कंडीशन पे रजिस्ट्रार, वो डीडीआर या रजिस्ट्रार उधर अपना एक पैनल बनाया रहता है इलेक्शन ऑफिसर, जैसे ही एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर करके एक पैनल वो खुद ही बनाते हैं। उसके पहले उन पैनल कैसा बनता है उसकी प्रोसीडिंग अलग है, उसको आज हमने चर्चा की, लेकिन उनका डिफाइंड पैनल है। वो पैनल से एक ऑफिसर को उधर असाइनमेंट किया जाता है। मोस्टली पहला 3 महीने के लिए असाइनमेंट किया जाता है, उसके बाद और 3 महीना उसको ग्रेस पीरियड मिलता है। ये लॉ में प्रोविजन है, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर, सॉरी 6 महीना तक उसको एज अ प्राधिकृत अधिकारी करके उसको डिप्लॉय हो सकता है वो पर्सन को।
लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो भी प्राधिकृत अधिकारी डिसीजन लेगा, ये सब रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? उधर के डीडीआर या ज्वाइंट रजिस्ट्रार जिन्होंने आदेश दिया है। मतलब जो कार्य करेगा, ये पूरा का पूरा कार्य प्राधिकृत अधिकारी जो काम आदेश देने वाले रहते हैं, वो पूरा का पूरा कार्य अपना डीडीआर या ज्वाइंट रजिस्ट्रार का आदेश अन्वय हो रहा है, ऐसा करके कंसिडरेशन हो। तो हर चीज के लिए ज्वाइंट रजिस्ट्रार रिस्पॉन्सिबल होते जाते हैं। तो एक बार 77A में ये प्रोविजन है कि हम कौन किसको कैसे निवड़ होती है, ये हो गया। इसमें सब कंडीशन लिखा जाता है, कई जगह उसका प्राधिकृत अधिकारी का पेमेंट का डिसाइडेड होता है, पीरियड होता है, उसको एक्सटेंशन दिया जाता है। अभी आप लोगों का सबका क्वेश्चन आएगा, हमारे साल 1.5 साल हो गया, हमारे संस्था में 1 साल हो गया है। तो ये प्राधिकृत अधिकारी होता है या प्राधिकृत कमेटी होती है, इसका मेन कार्य होता है वो संस्था का दैनंदिन डे टू डे ट्रांजैक्शन चलाना। मतलब कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना, पहली बात। इवन वो किसी मेंबरशिप भी नहीं कर सकता है। सोसाइटी का जो कोई मेंबरशिप का एप्लीकेशन आता है, वो भी प्राधिकृत अधिकारी ले नहीं सकता डिसीजन, या प्राधिकृत कमेटी। तो उसको 2 ही कार्य रहता है, एक डे टू डे अफेयर्स चलाना, सेकंड कार्य है जल्दी से जल्दी संस्था का इलेक्शन करा के अधिकृत नहीं, उसकी अथॉराइज इलेक्शन के चैनल से इलेक्शन करवा के कमेटी के हाथ में उसका जो भी हैंड ओवर करवा के निकल जाना। ये 2 ही काम रहता है, तो उसके अलावा और कोई काम उनके पास नहीं रहता है। लेकिन आप लोग बोलेंगे कि हमारे संस्था में 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। आज के डेट में इलेक्शन की गाइडलाइंस नहीं हुआ है। आपको मालूम है 154 भी 9 मार्च को एक नया अपना हाउसिंग सोसाइटी का चैप्टर आया है, उसमें ये हाउसिंग के 250 बिलोज की अलग प्रोसीडिंग के लिए आदेश दिया गया है। मतलब उसका लॉ प्रोसीडिंग बनाने के लिए बोला गया है, जो आज तक बनाया नहीं। मतलब आप इलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि इलेक्शन की गाइडलाइंस क्रिएट होएगा तभी तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर या प्राधिकृत अधिकारी या अथॉराइज ऑफिसर वो इलेक्शन ले लेगा। इसीलिए आज के डेट में वो संस्था किसको हैंड ओवर करे, इसके लिए वो एक गैप क्रिएटेड है। इसलिए आज के डेट में सब इलेक्शन ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स या प्राधिकृत अधिकारी उधर 1.5 साल 1 साल चल रहे हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि कमेटी के हाउसिंग सोसाइटी के जो मेंबर्स है, वो मेजॉरिटी एक साथ आके अपना चेंज करने के लिए एप्लीकेशन सह निबंधक को दे सकते हैं या ज्वाइंट रजिस्ट्रार को आप दे सकते हैं। ये बेसिस पे निबंधक को देने के बाद एप्लीकेशन मेजॉरिटी से उसको चेंज किया जाएगा ऑफिसर को, या उधर 3 लोगों की प्राधिकृत कमेटी बनाया जा सकता है। ये आपको कभी भी पावर्स है। इसके साथ रजिस्ट्रार को पावर्स है, डीडीआर को पावर्स है कि जो प्रशासक नियुक्त किया है, प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है, उसको चेंज करने का अधिकार पूरा सहनिबंधक को है या डीडीआर को। उसके साथ उसका रेम्यूनरेशन, उसको ऑर्डर देने का, उसका फॉलोअप रखने का, उसका मंथली जो भी कुछ उसका मिनट्स है या उसका अकाउंट्स है वो लेने का, वो पूरा जिम्मेदारी सहनिबंधक या डीडीआर के पास पहुंची है। तो बेसिकली 77 में इतना ही है कि वो कमेटी कैसी आती है। आप देखेंगे हाउसिंग सोसाइटी में ज्यादा करके 77A में ही ऑर्डर्स पास हुआ है, क्योंकि 77 में रजिस्ट्रार को पूरे पावर्स है, सुमोटो हो या एप्लीकेशन बेसिस हो, उधर कमेटी बर्खास्त करके ये निबंधक को आदेश देके उधर प्राधिकृत कमेटी डिप्लॉय कर सकते हैं या प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। अभी सेक्शन 78 आप क्या देखेंगे, उसमें सेक्शन 78 में प्रोविजन है कि कोई भी कमेटी चल रही है, वर्किंग है, उसका काम करने का रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है। ये अधिकार दिया है 78 में रजिस्ट्रार को। अभी हमारे कई सारे वकील लोग हैं, उनको इसके बारे में 70 में थोड़ा एक मैटर अपना हाउसिंग के लिए आना नहीं आना, इसके ऊपर हर जगह अलग अलग कॉन्ट्रारी चालू है। उसमें हम अभी ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि वो सब्जेक्ट अलग है। लेकिन जो लॉ में प्रोविजन है 78 में, सह निबंधक या डीडीआर जो भी है, ज्वाइंट रजिस्ट्रार हो या डीडीआर ऑफिसर, उधर जो वर्किंग कमेटी है उसको रिस्ट्रिक्ट मतलब उसको स्टॉप कराती है एक्टिविटीज करने को।
मतलब उसको एक लेवल से बर्खास्त कर लेती है। अब ये बर्खास्त करने का कारण आप लोगों को मालूम है, जो बहुत सारे उसमें प्रोविजंस मेंशन किया है, उसका वायलेशन हो रहा है, वो सुमोटो बेसिस पे या एप्लीकेशन बेसिस पे उधर ले सकती है। 78 में ये पूरा का पूरा अधिकार है सह निबंधक को या डीडीआर को उधर अपना आदमी को बिठा के उधर की संस्था कायदे के तरह से चलाए, उधर के कमेटी का इंटरफेयर बंद करे, और जो उसको कंप्लेंट आई है उसमें स्पेसिफाइड होती है कई बार 78 में प्रोविजन, एक आधे सोसाइटी मेंबर्स सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, शेयर सर्टिफिकेट नहीं इशू कर रहा है आफ्टर जॉइंट रजिस्टर ऑर्डर, ऐसे कालावधि में भी सह निबंधक क्या करता है, उधर अपना एक अधिकारी भेजता है, वो काम करवाता है और वो निकल जाता है। मतलब अभी मेंबर्स को सर्टिफिकेट शेयर देने हैं तो वो आएगा ऑफिसर, उसको जो भी डिप्लॉय किया वो उतना काम करेगा और उसको निकल जाएगा, वो भी अधिकार उसको सह निबंधक या डीडीआर के पास मिलते हैं। इसमें भी आप देखने के लिए जाएंगे तो उसमें भी 6 महीने का वैलिडिटी है। प्राधिकृत अधिकारी का लॉ में देखने के लिए जाएंगे 6 मंथ के ऊपर किधर भी प्रोविजन नहीं है। तो 78 में मैक्सिमम प्रशासक को काम करवा के निकल जाना है। अभी आज मैं ज्यादा करके शॉर्ट में बता रहा हूं, पूरा पॉइंट कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है। 78A में क्या प्रोविजन है, उधर जो वर्किंग कमेटी है, मैनेजिंग कमेटी है, उसको निष्कासित, मतलब उधर को निकालने का उधर से, मतलब पूरी कमेटी का पावर स्टॉप करके उसको अपने कार्य में, अपने अधिकार में लेने का, ये 78A में प्रोविजन है। निष्कासित मतलब पूरी कमेटी स्टॉप कर लेने का। लेकिन इसमें भी वापस आप देखेंगे तो 6 महीने का ही लिमिटेशन है। इसमें भी दूसरा एक है, जो ऑफिसर को अपॉइंटमेंट कर रहा है वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल रहेगा सह निबंधक या डीडीआर को। 78A में वर्किंग कमेटी स्टॉप हो जाती है, जो काम करने का है कायदे के जो वायलेशंस हुआ वो टेम्पररी बेसिस पे प्राधिकृत अधिकारी से करवा के लेने का अधिकार तो प्राधिकृत अधिकारी को दिया जाता है, और वो रिपोर्टिंग बेसिस पे उसको उसके पैनल के थ्रू किया जाता है। अभी 79 मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये अकाउंट सबमिशन की प्रोसीडिंग के बारे में। 79A एक इंपॉर्टेंट है। 79A एक एडिशनल इसलिए सब्जेक्ट इंपॉर्टंट है, इसमें सब्जेक्ट ही ऐसा है, लोकहिताच्या दृष्टीने निर्देश देण्याचा शासनाचा अधिकार, मतलब पब्लिक के फेवर में, पब्लिक के ध्यान रख के खुद शासन, मतलब सह निबंधक या डीडीआर जो भी है या कोई और थर्ड डिपार्टमेंट उसको आदेश दे सकते हैं, और उसके तरह से उधर की कमिटीज बर्खास्त कर सकते हैं, और उधर के कमिटीज बर्खास्त करने के बाद उसमें जो भी कार्य है, इंपॉर्टेंट लॉ का वायलेशन है, उसको रिस्ट्रेन करे या उसको कायदे का नियमन से इलेक्शन लेके उसके कमिटीज इस्टेब्लिश करे, या कोई रेवेन्यू क्रिएटेड है गवर्नमेंट का वो निकाल के दे दे, कई गवर्नमेंट का लॉसेस क्रिएटेड है उधर से, ये कोऑपरेटिव पूरा एक्ट के लिए है। मैं ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए ये स्पेसिफाइड नहीं है, पूरा जैसे बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होती है, शुगर फैक्ट्रीज होती है या मिल्क स्टेशन होते हैं, वो सबके लिए है। इसमें गवर्नमेंट का भी कई पैसा डाला हुआ रहता है, इसीलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर कंट्रोलाइज करते हैं। तो ये 79 ये लोग हित बोलते हैं, जो पब्लिक के फेवर में, पब्लिक के ध्यान रख के ये ऐसे डिसीजन लिया जाता है। बाकी 79A है वो कोई हमारे आज के सब्जेक्ट में नहीं है, क्योंकि वो एक अलग है, निर्देश देने का अधिकार। तो मेरे ख्याल से हम आज ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहे, मोटा मोटा पॉइंट्स ले लिया है कि लोगों को मालूम पड़े कि प्रशासक का काम। अभी 2 मिनट में खाली ब्रीफ करता हूँ कि प्रशासक का क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इसमें जो भी मेरे ख्याल से लोग हैं, ये संस्था के कमिटीज होते हैं या मेंबर्स होते हैं, वो प्रशासक के एंगल से भी उन्होंने देखना चाहिए, इसलिए मैं ये 1-2 मिनट का बोलना चाहता हूँ। क्योंकि मैं अभी मेरा दिन भर
एक सोसाइटी में कोविड का एक मिला है पेशेंट, तो उस पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है एक प्रशासक काम करते समय। कल मेरे एक सोसाइटी में पानी का मोटर जल गया है, तो उधर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। 1 से 13 लोगों की सोसाइटी है, तो ऐसे कंडीशन पे प्रशासक क्या कर सकता है, ये सब ध्यान में देते हैं। प्रशासक के पास संस्था जाना ही नहीं चाहिए, ये पहली प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी है कि कोई भी हालत में प्रशासक के पास संस्था अपनी जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका पैसा किसी दूसरे के जेब में डाल के वापस वही पैसा मांग के खर्चा करने का, ऐसी इसमें प्रोविजंस क्रिएटेड होती है। पैसा खुद का ही है, आपका ही है। आपका पैसा किधर दे रहे हैं? प्रशासक के जेब में दे रहे हैं, और कल से मांग रहे हैं कि मेरे को लाइट बिल भरने का 500 दे दो, पानी का कनेक्शन लेना है, मतलब खर्चा करना है 800 रुपए दे दो। ऐसे एंगल से होता है। इसलिए मेरा पहला सब मेंबर्स को निवेदन रहता है कि हर सोसाइटी में झगड़ा या ट्रबलनेस या प्रॉब्लम्स क्रिएटेड होते हैं, लेकिन प्रशासक नहीं आए, ये आप मैक्सिमम ध्यान दे दीजिए, क्योंकि संस्था आपकी है, पैसे भी आपके हैं, और आगे आपको ही चलाना है। दूसरा एक मैं प्रैक्टिकल पे अप्रोच करता हूँ। हर संस्था में अकाउंट्स में डिस्प्यूटेड होते हैं, और उधर प्रशासक को अधिकार नहीं रहता है कि उसको इमीडिएटली रेक्टिफाइड करे, क्योंकि उधर ऑडिट करवा के लेना, पुराना बैकडेटेड का रिकॉर्ड्स क्रिएट करना, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना, कई संस्था में स्टाफ नहीं होता है, एम्प्लॉयज नहीं होता है, तो उधर एम्प्लॉयज क्रिएट करके उसको डेटा रिस्टोर करना, ये सब इतने लिमिटेड टाइम में नहीं होता है। और ज्यादा कई सारे संस्था में आप देखने के लिए जाएंगे तो प्रशासक आने के बाद मेस बढ़ गया है, क्योंकि जो सिंसियरली सोसाइटीज के कई कमिटीज मेंबर्स काम कर रही है, उतना सिंसियरली प्रशासक कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसकी गारंटी नहीं ले सकते। इसलिए मैं आप सबको जो भी मेरा मतलब लेक्चर सुनेंगे उनको विनती है, आपका ट्रबलनेस, आपके प्रॉब्लम्स, आपके क्वेश्चन आंसर्स आप इंटरनल बैठ के रिजॉल्व करो। सॉल्यूशन के लिए रजिस्ट्रार के पास जाएंगे तो पक्का आपके पास संस्था में उधर प्रशासक आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आप ये आए नहीं, इसके लिए आप बहुत ज्यादा कोशिश कीजिए, संस्था के लेवल पे ही उसको हैंडल करने की प्रोविजन करिए। थैंक यू।